I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to discuss about Union Budget. आज हम यूनियन बजट कवर करेंगे 2025 से 2026 के बीच में उसके क्या की हाइलाइट्स है, बजट का थीम क्या है, बजट के कोर एरियाज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट कहां पर मेंशन है, प्री इंडिपेंडेंस से पहले कब पहली बार बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंटरिम बजट किसने इंट्रोड्यूस किया था और आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट को इंट्रोड्यूस किया था, और बजट के की फीचर्स जानेंगे, बजट्स के हम लोग की फैक्टर्स जानेंगे जिसपे पूरा बजट डिपेंडेंट है। लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें हम काफी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं यूनियन बजट एंड की हाइलाइट्स। आज हम इनके की हाइलाइट्स पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग विद द की हाइलाइट्स आई विल बी गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन। मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर हम बजट की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द कहीं मेंशन नहीं है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द बजट हैज नॉट बीन मेंशन एनीवेयर। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन budget has not been mentioned anywhere. In our constitution article 112 says that annual financial statement बजट मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। और बजट बेसिकली होता क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी? बेसिकली इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट को कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उसका एक एस्टिमेट बजट है। तो बजट बेसिकली है क्या? अगर आपसे बोला जाए बजट है क्या, सो बजट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ, इट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, so budget is basically a statement of estimated receipts and expenditure of government, receipts and expenditure of government in फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, बजट उसके बारे में बात करता है। एक स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 पे मेंशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये मैं अभी बजट पढ़ाना शुरू नहीं किया, आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट इज बजट, बजट है क्या और बजट बनाता कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द बजट। सो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स prepare the budget. It is under Ministry of Finance. ये Ministry of Finance के अंदर आता है। तो बेसिकली है क्या ये? It is a statement of estimated receipts and expenditure of a government in financial year. So Department of Economic Affairs under Ministry of Finance it's prepared. This you should be remember. Constitution Article 112 mention about annual financial statement. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड करी। Before going with the budget, understand the Indian budget. You should have a better understanding of Indian budget. What is Indian budget? Where it has been mentioned in our constitution. In our constitution, it has been mentioned Article 112. There is annual financial statement. Who prepares the budget? Department of Economic Affairs under Ministry of Finance. It prepares, and budget definition is basically a statement of receipts and expenditure of government in financial year. अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर if I'll discuss what are प्री इंडिपेंडेंस से पहले, इफ विल गो विद द व्हाट, अगर हम पूरी चीज को एक टाइमलाइन की फॉर्म में समझे, दिस इज द टाइमलाइन। इफ वी गो विद द टाइमलाइन, तो व्हाट वाज देयर इन टाइमलाइन, हु प्रिपेयर? सो प्री इंडिपेंडेंस, इफ आई डिस्कस अबाउट प्री इंडिपेंडेंस 1947 से पहले, तो 7th of April 1860 we presented the budget, that is James Wilson presented the budget. James Wilson presented the budget, that is this you should be remember. अगर आप बात करें नेक्स्ट में, नेक्स्ट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 1947 1948, that is interim budget. जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय बजट पेश किया गया था।
तो किसने किया था ये? लियाकत अली, दैट इज लियाकत अली प्रेजेंटेड द बजट। presented the budget. This you should be remember. If I'll go with the next one, so after independence, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, दैट इज कॉल्ड, इसके बाद वाली बात करते हैं, दैट इज आर के चेती प्रेजेंटेड द बजट। सो दिस यू शुड बी रिमेंबर कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारा बजट किसने प्रिपेयर किया था? तो पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था। फिर लियाकत अली प्रेजेंटेड इंटरिम बजट, देन आर के चेदी हैज प्रेजेंटेड द फर्स्ट फुल फ्लेज बजट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिस यू शुड बी रिमेंबर। तो ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन जानी आपको, जो आपको हमने प्रोवाइड करने की बात की गई थी। अब हम डिस्कस करते हैं यूनियन बजट के बारे में। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूनियन बजट। सो यूनियन बजट का हम सबसे पहले, यूनियन बजट जानने से पहले इसका हम थीम जानते हैं कि इसका थीम क्या है। इसका थीम इसके सामने ही लिखा हुआ है, दैट इज सबका विकास, एम्फेसिस बैलेंस ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ इंडिया। तो सबका विकास इसका थीम है। एग्जामिनेशन में आएगा कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस बजट, सबका विकास इज द थीम। तो बेसिकली दे वर एम्फसाइजिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन। अगर आप इसकी बात करें यूनियन बजट की, तो ये फोकस किस पे किया हुआ है? इफ आई डिस्कस अबाउट द यूनियन बजट, यूनियन बजट द मेन फोकस किस पे किया गया है? मेन फोकस इसका किया गया है, दैट इज कॉल्ड गरीब पे किया गया है, दैट इज पुअर पे किया गया है। मेन फोकस ऑन पुअर। देन यू शुड बी रिमेंबर द मेन फोकस इज ऑन व्हाट, और किस पे किया गया है? यूथ पे किया गया है, यंगस्टर्स पे किया गया है। देन अन्नदाता दैट इज कॉल्ड फार्मर पे किया गया है। अन्नदाता दैट इज फार्मर पे किया गया है। नेक्स्ट वन दैट इज नारी, वुमेन पे किया गया है। तो कहने का क्या मतलब है? ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और आपको ध्यान में रखते हुए ये चीज पता होना चाहिए। यूनियन बजट का थीम है सबका विकास, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन। मेन फोकस ऑन गरीब दैट इज पुअर, यूथ, नारी एंड अन्नदाता दैट इज फार्मर। तभी इसको मिडिल क्लास बजट बोला गया है। इस बार का आपने सुन भी रहे होंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को, निर्मला सीतारमण। सो बेसिकली ये जो रेड कलर की बुकलेट है यही प्रेजेंट करती है, दिस इज द कॉल्ड बजट। तो बेसिकली द 6 प्रिंसिपल ऑफ विकसित भारत एज पर बजट, 6 प्रिंसिपल्स पे ये बात है कि ये बात क्या करेगा, व्हाट इट विल बी टॉकिंग अबाउट। इट विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट? जीरो पॉवर्टी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाई क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर बिल्कुल हाई क्वालिटी होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट दिस विल बी टॉकिंग अबाउट द स्किल्ड वर्कफोर्स टू गेट अ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिले लेकिन स्किल्ड वाला एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है। 70% ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन एंड फार्मर्स मेकर द फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। तो कहने का क्या मतलब है? ये किस पे फोकस किया गया? जो अभी मैंने बताया, गरीब पे फोकस किया गया। ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, तो ऑल की बात, आप ये यूथ की बात कर रहा है। ठीक है। इफ आई टॉक्ट अबाउट द वुमेन, तो ये नारी की बात कर रहा है। इफ आई टॉक्ट अबाउट द फार्मर्स मेकिंग द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अन्नदाता की बात कर रहा है, ये फार्मर की बात कर रहा है। जो मैंने आपको बताया, द मेन बजट फोकसेस ऑन दिस 4 थिंग, दैट इज गरीब, दैट इज पुअर, यूथ, दैट इज यंगस्टर्स, नारी, दैट इज वुमेन एंड फार्मर, दैट इज अन्नदाता। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तभी इसमें बोला गया कि फार्मर मेकिंग इंडियाज फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो यही चीज बात कर रहा है। इफ आई डू विद दिस डायग्राम, अगर मैं डायग्राम को थोड़ा डिटेल में देखें, थोड़ा जूम इन करके, तो इसमें साफ साफ लिखा है, तो आप चीजें समझ सकते हैं कि मेकिंग फार्मर कंट्री द फूड बास्केट, फार्मर को इतना एम्फसाइज करे, फार्मर को पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज दिया जाए, स्टोरेज फैसिलिटीज की बात की जाए, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, उनकी लिमिट को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, वुमेन पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है, 70% ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन चाहिए किसमें? इकोनॉमी में। नेक्स्ट दे शुड बी टॉक्ड अबाउट व्हाट? स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर में 100% ऑफ स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, एंड एंश्योरिंग जीरो पॉवर्टी, दैट नो वन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। अभी हमारी जो करंट रेशियो है वो मोर देन, दैट इज कॉल्ड 30% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर की बात की जा रही है। हेल्थ केयर कैसा बोल रहा है? क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। ठीक है, अफोर्डेबल की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये हमारे बजट के मेन की फीचर्स हैं जिसपे ये मेन एम्फसाइज किया जा रहा है, मेन एम्फसाइज करने की बात ये की जा रही है। तो जीरो पॉवर्टी याद रखना है, एग्रीकल्चर की बात करना है, नारी की बात करना है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा,
गरीब पुअर, अन्नदाता फार्मर, नारी दैट इज वुमेन एंड यूथ। वो यूथ को एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए और एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ये सारी चीजें हैं जिसपे हमारी पूरी चीजें हमारी क्या है, बेस्ड। अब हम बताते हैं आपको कि व्हाट आर द इंजन्स ऑफ आवर बजट। हमारे बजट्स के कुछ इंजन्स है, ठीक, व्हाट इज दिस आर बजट्स, तो हमको वो जानना है। तो ये देखिए, द प्रायोरिटाइज सेक्शन अंडर द यूनियन बजट, कौन सा सेक्शन प्रायोरिटाइज किया गया है, गरीब, यूथ, फार्मर, अन्नदाता। It does do while aiming the boost and growth, attract private investment and uplift the household and empower the middle class। तभी इस बजट को क्या बोला गया, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इस बजट को मिडिल क्लास बजट की बात की गई है कि ये बजट कैसा है, ये मिडिल क्लास बजट है। इस पे ये ज्यादा चीज एम्फसाइज किया गया है। अगर की रिफॉर्म की बात करें यूनियन बजट में, तो टैक्सेशन में रिफॉर्म किया गया है। आपको पता है कि पहले हमारा टैक्स स्लैब कुछ और था, 0 से 4 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं लगता था। 4 लाख के 8 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स लगता था, और आपका अगर 8 लाख से 12 लाख की इनकम है तो 10% टैक्स लगता था, और 12 से आपकी इनकम 16 लाख के बीच में तो 15% टैक्स लगता था, और 16 से 20 लाख तक की इनकम है तो आपका 20% टैक्स लगता था, और 20 लाख से 24 इनकम है तो आपका 24% टैक्स लगता था, और 24 लाख से अब इनकम है आपकी पर एनम तो मोर देन 24% टैक्स लगता था। लेकिन अब टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है, टिल 12 लाख ऑफ इनकम देयर इज जीरो टैक्सेशन, तो कोई भी टैक्सेशन नहीं है 12 लाख तक की इनकम तक। तो ये मिडिल क्लास बजट है। गवर्नमेंट का इसमें क्या लाभ है, टैक्सेशन जीरो कर, गवर्नमेंट को तो लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट ये चाह रहा है कि मैक्सिमम लोग ज्यादा अपनी सेविंग करें, उस सेविंग को इन्वेस्ट करें, उससे पब्लिक के हाथ में पैसा होगा। अगर मान लो मेरी सैलरी 12 लाख रुपए पर एनम है, ठीक है, मुझे गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना है। पहले मुझे टैक्स देना पड़ता था, कितना, पहले मुझे 10% टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, 12 लाख रुपए मेरी एनुअल इनकम है, मुझे 10% टैक्स लगता था पहले, अब मेरा जीरो टैक्स लग रहा है। तो जो मेरा पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है वो मेरे हाथ में रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं उसको सेव करूंगा कि नहीं करूंगा, मैं सेव करूंगा तो री इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं जो उपयोग करूंगा तो सर्कुलेट होगा ना वो मनी, तो उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो उस पे गवर्नमेंट का एम्फसाइज है। पावर पे बात किया जा रहा है, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की जा रही है, न्यूक्लियर एनर्जी पे एम्फसाइज किया जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट पे बात किया जा रहा है, माइनिंग पे डेवलपमेंट पे बात किया जा रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर पे बात किया जा रहा है, मतलब बैंकिंग सर्विसेज को और डेवलप करने की बात की जा रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है, एंड रेगुलेशन टू एनहांस इंडियाज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ये सारे हमारे की रिफॉर्म्स हैं जो कि हमारे यूनियन बजट में बात किया गया है। तो लेट्स सी अबाउट द विजन फॉर विकसित भारत। विजन क्या है, हमारी निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, दे हाईलाइटेड व्हाट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेसिकली एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन है, एंड द डिमांड एज द की पिलर ऑफ इंडियाज ग्रोथ। तो ये की पिलर है, इंडिया की ग्रोथ के की पिलर क्या है, डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफिक है, जो कि हमारी यंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज डिमांड आर द की फीचर्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ। सो द न्यू टैक्स रिजाइम विल बूस्ट व्हाट, जो मैंने अभी बताया, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, by putting more money into the hand of middle class and strengthening the Indian economic, that is called trajectory। तो ये चीजें मेन चीजें हैं जो इस पे एम्फसाइज किया गया है और एम्फसाइज करने की बात की जा रही है। तभी मैं आपको बोलूं हमारे बजट्स के की अप्रोचेस क्या है, 4 ग्रोथ इंजन है जिस पे एम्फसाइज किया जा रहा है। एक एग्रीकल्चर पे किया जा रहा है, एक एमएसएमई पे किया जा रहा है। एमएसएमई मतलब मीडियम मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है और एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। ये 4 क्या है हमारे, ये 4 अप्रोचेस है, 4 ग्रोथ इंजन है बजट के। मान लीजिए हमारा बजट है, इसमें 4 पैर लगा दिए गए हैं, 4 व्हीकल्स लगा दी गई हैं जिसमें हमारा बजट चलेगा। दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। किस तरीके से हमको एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, किस तरीके से हमको एमएसएमई को प्रमोट करना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करानी है, किस तरीके से हमें एक्सपोर्ट पे जोर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हमको पूरी तरीके से बात करने की बात की गई है। अब हम एक एक करके सारी चीजें बात करेंगे कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं, किस तरीके से हमको अपने गोल को अचीव करना है, मेन फिलॉसफी क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, विकसित भारत। अगर आप बजट की बात करें, अगर आप पूरे बजट की बात करें तो बजट बेसिकली होता क्या है और बजट हमारा चलता कैसे, तो वो चीजें आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या होता है, जब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करता है, ठीक है, बजट प्रेजेंट करता है, फिर बाद में जनरल डिस्कशन होता है बजट में। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ व्हाट हैपन इन द बजट प्रोसीजर, ठीक है, ये हमने इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। तो हमने पढ़ा है कि बजट क्या होता है, बजट प्रेजेंटेड, बजट प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर बजट को क्या करती है, प्रेजेंट करती है, ठीक है। बजट को प्रेजेंट कर दिया आपने, बजट को प्रेजेंट करने के बाद इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका जनरल डिस्कशन। इसमें क्या होगा, आपका जनरल डिस्कशन होगा,
जनरल डिस्कशन ऑन बजट होगा। ठीक है, जनरल डिस्कशन के बाद ये कहां जाएगा, ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, जो भी आपकी डिमांड है उसको रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स ली जाएंगी। ठीक, इसके आगे क्या जाएगा, व्हाट विल बी नेक्स्ट, सो डिटेल डिस्कशन, इसमें फिर डिटेल डिस्कशन होगा। ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, इसके बाद क्या होगा, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। तो ये होता है बजट। जनरली बजट प्रेजेंट किया जाता है, फिर बजट का जनरल डिस्कशन होता है, फिर कुछ समय के लिए पार्लियामेंट को स्थगित किया जाता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, फिर इसमें डिटेल डिस्कशन होता है डिमांड फॉर ग्रांट को लेके, फिर आपका बजट पास होता है, फिर जो अमाउंट होता है वो आपको दे दिया जाता है, उससे आप अपना काम करते हैं। तो बजट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा था। बढ़ते आगे। So what we are going to see? We are going to see the total receipts, other the borrowing and total expenditure. तो हमको कितना पैसा आया, तो हमको 34.96 लाख करोड़ रुपीस हमारा रिसिप्ट हुआ, और हमारा एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, 50.65 लाख करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर होगा। तो ये सारा चीज है। नेट रिसिप्ट हमारे पास इतनी आई, नेट्स बोरिंग हमने मार्केट से इतना पैसा उठाया। तो ये हमारा एक बेसिकली रफ एस्टिमेशन है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो बजट का एस्टिमेट कितना किया गया, टोटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर कितना है, वो इसकी बात कर रहा है। अगर आप की इंजन की बात करें, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो की इंजन में हमारा सबसे पहले बात आता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, द फर्स्ट इंजन ग्रोथ जो अभी बना है, एमएसएमई द सेकेंड इंजन ग्रोथ, एंड इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉल्ड द थर्ड इंजन ग्रोथ ऑफ नेशनल प्रोग्रेस, एंड एक्सपोर्ट द फोर्थ इंजन ग्रोथ टू डिवाइन व्हाट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, इफ विल गो विद द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे किस पे बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट ने, पीएम प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च धन धाया कृषि योजना टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली क्या था, 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को प्रोड्यूस किया गया है जो कि एग्रीकल्चर की पैदावार वहां पर कम होती है। ठीक है, जहां पर एग्रीकल्चर की पैदावार क्या होती है, कम होती है, और उसको क्या करना है, जो 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे उन्हीं की इंस्पिरेशन लेते हुए इन्होंने 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है टू विद लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसको क्या करना है, वहां पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना है। उसको लेके गवर्नमेंट ने एक धन धाया कृषि योजना निकाला है। ठीक, इसको लेके गवर्नमेंट बात कर रही है। इसको लेके गवर्नमेंट क्या बात कर रही है, किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एनहांस करना है, पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी करनी है। ठीक है, स्टोरेज की बात की जा रही है, फाइनेंशियल क्रेडिट देने की बात की जा रही है फार्मर को, उस तरीके से ये बात की जा रही है। इसमें जो टारगेट किया जा रहा है, टोटल 1.7 करोड़ फार्मर इसमें टारगेट किए जाएंगे। ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट चुने जाएंगे जहां पर एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी है, उसको एनहांस करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करा के क्या कराना है, उसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करना है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज को लेके हमको बात करनी है। ठीक है, इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज को लेके बात करनी है, और क्रेडिट फैसिलिटीज को लेके बढ़ावा करना है, दैट इज धन धाया कृषि योजना। इसमें हमको सेकंड जो बात किया गया है, आत्मनिर्भर बनना है। किसमें, पल्स में। पल्स में क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, और इसका टारगेट 5 साल है। पल्स फॉर तुर उड़द मसूर में हमको इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, इसका टारगेट हमारा 5 साल है कि हमको इसको 5 साल में आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है। लोन क्रेडिट, किसान क्रेडिट को 3 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया गया। केसीसी बेसिकली एक क्रेडिट कार्ड होता है जो फार्मर को दिया जाता है फॉर परचेजिंग ऑफ व्हाट, सीड्स, फर्टिलाइजर फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड इक्विपमेंट्स। कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट, हाई यील्डिंग सीड्स एंड कॉटन प्रोडक्टिविटी, और कॉटन प्रोडक्टिविटी को भी 5 साल में बढ़ाना है। तो ये एग्रीकल्चर में बात किया गया है। बजट में क्या बात किया जा रहा है, 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है जहां पर एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी है, वहां पर एनहांसमेंट कराना है। इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होगा। सेकेंड वन, इसमें क्या है, इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन, कॉटन की प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करना है, और आत्मनिर्भर बनना है। किसमें, पल्सेस में। पल्सेस में क्यों बनना है, पल्सेस एक वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए ये प्रमोट करने की बात की जा रही है। और केसीसी को लिमिट को बढ़ाना है, केसीसी को लिमिट को क्या कराना है, हमको बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें की गई हैं। अगर मैं आपको इस चीज को बताऊं, ये पूरे डायग्राम में ये पूरी चीजें मेंशन है। अगर मैं जूम करके बताऊं, प्रधानमंत्री पीएम धन धाया कृषि योजना कवर 100 डिस्ट्रिक्ट एंड हेल्पिंग 1.7 करोड़ ऑफ फार्मर। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें बोली गई हैं कि भाई 1.7 करोड़ फार्मर को फायदा होगा, और 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने जाएंगे जो कि एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी है, उसको एनहांस करानी है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट को एनहांस करना है, 3 से 5 लाख कराने की बात की जा रही है। ठीक है,
नेशनल मिशन ऑफ हाई यील्ड, टारगेटेड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, पेस्ट एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, उसकी बात की जा रही है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, 5 ईयर टू फैसिलिटेट इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग, कॉटन फार्मिंग को एनहांस कराना है। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होता है जिसको हम लोग रेगर सॉइल भी बोलते हैं। और मखाना बोर्ड इन बिहार टू सेटअप टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ दैट्स कॉल्ड मखाना, क्योंकि मखाना सबसे ज्यादा होता है आपके बिहार में, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कराना है, उसको लेके ये बात की जा रही है। ये हमारे क्या है 1 2 3 4 5। तो एग्रीकल्चर में 5 जगह बात की, जो हमारा फर्स्ट इंजन है, ठीक, ग्रोथ इंजन है, उसमें 5 जगह ये सारी चीजें बात हमारी की गई हैं। इवन इसमें यूरिया प्लांट सेटअप करने की बात की जा रही है। असम के कमरूप में एक यूरिया प्लांट बनाने की बात की जा रही है, और जो हमारे अन्य यूरिया प्लांट हैं झारखंड में, बिहार में, उनको रिवाइव करने की बात की जा रही है। तो एक न्यू यूरिया प्लांट का सेटअप करने की बात की जा रही है। केसीसी को एनहांस करने की बात की जा रही है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेके एनहांस करने की बात की जा रही है। तो इंडिया क्या है, बेसिकली इंडिया सेकेंड सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, ठीक है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का। तो वो सारी चीजें इसमें बात की जा रही है। बढ़े आगे। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में कहां बात की जा रही है। धन दहाया कृषि योजना, 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे चुने जाएंगे, ठीक है, जहां जिस लो एग्रीकल्चरली लो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करने की बात की जा रही है। फाइनेंशियल हेल्प देने की बात की जा रही है। कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल फूड, हाई यील्डिंग सीड्स, कॉटन प्रोडक्टिविटी, जो अभी हमने देखा, लोन क्रेडिट कार्ड को एनहांस करना जा रहा है। और पल्स में क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। अगर आप पल्स में आत्मनिर्भर बनोगे तो इससे फायदा क्या होगा, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। एनहांस प्रोटीन कंटेंट, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं आप पल्सेस की, तुर, उड़द एंड मसूर। सेकंड जो इंजन आता है वो आता है एमएसएमई। एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई की बात करते हैं। एमएसएमई हमारा सेकंड इंजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एमएसएमई। तो बेसिकली एमएसएमई इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट एनहांस। पहले क्या होता था, एमएसएमई का इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ और होता था। जैसे मेरा स्मॉल एमएसएमई है तो उसका इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, एमएसएमई इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट एनहांस 2.5 एंड 2 टाइम्स। 2.5 मतलब इन्वेस्टमेंट का 2.5 इन्वेस्टमेंट करो, और टर्नओवर भी बढ़ा दिया गया। तो अगर आप देखना चाहो तो ये है आपका जो करंटली लिमिट में बात किया जा रहा है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए पहले इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था, अब उसको रिवाइज करके 2.5 करोड़ हो गया। अब आप 2.5 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो आपका क्या होगा, माइक्रो एंटरप्राइजेस में रजिस्टर्ड होगा। और टर्नओवर पहले 5 था तो डबल कर दिया, 10 करोड़ कर दिया। स्मॉल की बात करें, पहले 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अब उसको 25 करोड़ कर दिया, 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया। और टर्नओवर पहले 50 था, अब 100 कर दिया गया। सेम वे मीडियम एंटरप्राइजेस तब कहा जाएगा जब आपका इन्वेस्टमेंट पहले 50 था, आप कितना हो गया 125। फिर करंट आपका पहले 250 करोड़ टर्नओवर था, अब कितना हो गया 500 करोड़ हो गया। तो कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का ये मतलब हो गया, सो एमएसएमई इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट एनहांस। पहले इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट कम थी, अब उसको एनहांस कर दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपने आप को इन्वेस्ट करके लाएंगे। और क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस फ्रॉम 5 लाख फॉर वुमेन हैज मार्जिनलाइज्ड एंटरप्राइजेस। तो 5 लाख का क्रेडिट कार्ड मिलेगा, लोन फैसिलिटी मिलेगी किसको, वुमेन को। और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आते हैं, जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स, ठीक है, उनको लेके ये बात किया जा रहा है। और डेवलपमेंट ऑफ टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब एंड नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंदर टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। तो उसको लेके हम ये बात कर रहे हैं, जो कि हमारे एक एमएसएमई की बात इसमें की जा रही है। तो एमएसएमई हमारे इसको लेके बात की जाएगी। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हब बना के आप क्या बनाना चाह रहे हो, मेक इन इंडिया को आप बढ़ावा देने जा रहे हो। यू आर फोकसिंग ऑन मेक इन इंडिया इश्यूज, ठीक है। इसमें लेबर रिफॉर्म की भी बात की जा रही है, ठीक है। इसमें क्रेडिट लिमिट को एनहांस करने की बात भी की जा रही है, ठीक है। और इनिशियली जब मैंने आपको लोन बोला गया, तो इनिशियल ईयर में ही जब इसको स्टार्ट किया गया, तो इनिशियल ईयर में 10 लाख लोन हैज बीन, 10 लाख लोगों को लोन दिया गया। तो कहने का क्या मतलब है, सेकंड इंजन का जो ग्रोथ है वो हमारा क्या है, वो हमारा एमएसएमई है। थर्ड इंजन क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट है। अब आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किस में करोगे आप, इन्वेस्टमेंट तो आपने बोल दिया, इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये पीपल में करोगे, इन्वेस्टमेंट आप इकोनॉमी में करोगे। You'll do the investment in economy, you'll do the investment on people, and you do the investment in innovation. आप इनोवेशन में करोगे। तो कहने का क्या मतलब है, आप क्या करोगे, 50,000 अटल थिंकरिंग लैब बनाओगे स्कूल में। बेसिकली क्या है थिंकरिंग लैब, ये नीति आयोग के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, लोगों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मैथमेटिक्स के प्रति आप डाइवर्जन करोगे, उसको बढ़ावा दोगे। आप ब्रॉडबैंड की बात करोगे, इंटरनेट फैसिलिटीज की बात करोगे, कहां पर, broadband to all school and primary health center under BharatNet project. And then you want to establish a national center for excellence for skilling. Skilling को लेके आप बात करोगे।
एंड 1.5 करोड़ फॉर 50 years ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इंटरेस्ट फ्री लोन भी दोगे, ठीक है। अर्बन चैलेंजेस भी हैं, अर्बन डेवलपमेंट को लेके भी आप जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम को लेके आ रहे हैं, वो उसको लेके बात करोगे आप। जल जीवन मिशन के अंदर सबको वाटर फैसिलिटीज देने की बात करोगे आप सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करोगे, ठीक है। आप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से रूरल कनेक्टिविटी को लेके बात करोगे आप, ठीक है। 20,000 करोड़ रुपीज आप प्राइवेट सेक्टर को दोगे फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन को लेके बात करोगे आप। इसको लेके नेशनल और न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंडिशन करोगे आप, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाओगे, ठीक है, जिससे कि हमारा टारगेट रहेगा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को और ज्यादा बढ़ावा दें और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसका करें। अगर आप पूरी चीज की बात करोगे आप, इसमें हम सोशल सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, इसमें हम आंगनवाड़ी में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, पोषण आहार की भी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे हैं। अगर आप पूरे इस चीज को समझोगे तो ये एक छोटा सा, आई विल शेयर यू दिस पेज, तो इसमें पूरी चीज बात की जा रही है, कहां कहां किस किस तरीके में पूरी चीजें बात की जाएंगी। इसमें आप देखें, इसमें एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ IIT को भी बढ़ाया जाएगा, मेडिकल सीट्स को भी एनहांस किया जाएगा, ठीक है। डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, तो बेसिकली व्हाट प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज बुक इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग, ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप के साथ आप नेशनल स्किलिंग करोगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट किसमें किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट इसमें आपके पीपल में किया जा रहा है, इनोवेशन में किया जा रहा है, इकोनॉमी में किया जा रहा है। इसमें और क्या बात की जा रही है, इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, स्कूल वगैरह में देंगे। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को भी आप बढ़ावा दोगे विथ 10,000 और यू कैन से विथ 10,000 एडिशनल सीट्स विद द गोल ऑफ एडिंग 75,000 इन नेक्स्ट 5 ईयर, कि 10 साल सीट्स बढ़ाई जाएंगी, 10,000 सीट्स, और आने वाले 5 साल में 75,000 सीट्स का और इंक्रीमेंट किया जाएगा मेडिकल को लेके, ठीक है। आप जल जीवन मिशन के अंदर 100% कवरेज करोगे वाटर का, ठीक है, इसको लेके आप बात करोगे। आप पावर सेक्टर रिफॉर्म देने की बात करोगे, आप अर्बन चैलेंजेस को लेके बात करोगे, रिक्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिटीज को लेके बात करोगे, ठीक है, ये चीजें हैं। आप मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की बात करोगे, न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, विकसित भारत को लेके बात करोगे, उड़ान को लेके बात करोगे, दैट इज रीजनल कनेक्टिविटी, उड़े देश के आम नागरिक, उड़ान। तो इसको लेके ये पूरा बजट है, जो कि हमारा थर्ड डेवलपमेंटल इंजन है, ठीक है, जो कि बात करेगा डेवलपमेंट को लेके, किसको लेके, डेवलपमेंट को लेके। डेवलपमेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट, कहां पर, इन यूथ, ठीक है, यूथ मतलब दैट इज पीपल, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है, एंड इनोवेशंस। तभी अटल थिंकिंग लैब है, इन सबको लेके बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें बात किया गया। आई विल शेयर यू दिस PDF, तो इसमें क्या होगा, आपको रफली पूरी चीजें पता चलेंगी, क्या क्या चीजें इसमें बात किया गया। फोर्थ हमारा जो पिलर है वो है हमारा एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो अभी हमने लॉन्च किया था एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एंड भारत ट्रेड नेट फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। तो इसको लेके हमारी बात की जा रही है कि हम किस तरीके से अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, ठीक है, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट में लेके काफी ज्यादा बात करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लेके बात किया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का और MSME और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रोजेक्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। इसमें बेसिकली काम क्या होगा, दे विल सपोर्ट MSME, they will support they will try to what tackle the non tariff measures in overseas market। जो भी नॉन टैरिफ मार्केट्स है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको लेके बात करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटेटिंग सपोर्ट है, कोई भी हमारे टैरिफ लग रहे हैं, कोई भी सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियरेंस की बात की जा रही है, उसको लेके ये बात करेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और MSME का मिलकर ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई, वो ग्लोबल सप्लाई के साथ इंटीग्रेट करने की बात इसमें की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड एयर कार्गो फॉर फिशरीज एक्सपोर्ट। तो फिशरीज एक्सपोर्ट और एयर कार्गो को लेके भी इसमें बात किया जा रहा है, एक्सपोर्ट हमको करना है किस तरीके से। तो अगर आप फिशरीज की बात करें, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि मतलब फिशरी का फिश प्रोडक्शन है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट एक्सप्लेन यू, ये वाली चीजें आप देखो पूरी चीजें। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, इसका काम क्या है, इसका काम है विथ सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट फैसिलिटेट इजी एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट क्रॉस बॉर्डर व्हाट फैक्टरिंग सपोर्ट टू MSME एंड टू टैकल नॉन टैरिफ मेजर इन ओवरसीज मार्केट, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसका एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का ये काम है। अब भारत ट्रेड नेट का क्या प्रोग्राम है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत नेट, ट्रेड नेट। सो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड टू बी सेट अप विद यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंसिंग सॉल्यूशन एंड सपोर्ट फॉर इंटीग्रेशन ग्लोबल शिपिंग चेन। तो बेसिकली क्या है, भारत ट्रेड नेट, जो भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है,
किस तरीके से उसकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म पूरा फॉर्म करने की बात की जा रही है भारत ट्रेड में। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी, तो जीसीसी की बात की जा रही है, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की बात की जा रही है टायर 2 सिटीज में, किस तरीके से उनको एक्सपोर्ट में प्रमोट कराने की बात की जा रही है, वेयर हाउसिंग की बात की जा रही है और कार्गो फैसिलिटीज की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे इन्वेस्टमेंट पे बात इस पे किया जा रहा है, जो हमारे रिफॉर्म की बात की जा रही है। अगर आप रिफॉर्म की बात करें फाइनेंशियल सेक्टर में, तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमने बहुत ज्यादा रिफॉर्म की बात की जा रही है। क्या रिफॉर्म की बात की जा रही है, हमने इंक्रीज एफडीआई इन इंश्योरेंस फ्रॉम 74% टू 100%। ठीक है, पहले हमारा एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो 74% था, अब 100% हो गया। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई लेवल कमेटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स। ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 100+ प्रोविजन अंडर जन विश्वास केंद्र, मतलब क्या है कि जन विश्वास, लोगों का विश्वास भी जानना है। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत ज्यादा टैक्सेशन रिफॉर्म भी किए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल टू रिव्यू द रेगुलेशन, तो इसमें रेगुलेशन काउंसिल भी बनाई गई है जो उसको पूरा रिव्यू करेगी। तो इसमें क्या बात किया जा रहा है हमारा, इसमें हमारा बात किया जा रहा है कि आप किस तरीके से रिवैम्प करोगे केवाईसी रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट। ठीक है, एफडीआई लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, आप इंट्रोड्यूस करोगे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स ऑफ द स्टेट, कौन से इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट है जहां पर इन्वेस्टमेंट लगाने में दिक्कत नहीं होती है। तो एक रैंकिंग करोगे जिससे क्या होगा, हर स्टेट अपने लेवल पे उसको सबसे ज्यादा क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रमोट करेगा, प्रमोट करने से फायदा क्या होगा, अगर वो प्रमोट ज्यादा करेंगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उनके पास, तो हर स्टेट के अंदर एक कॉम्पिटिशन का माहौल रहेगा। ठीक है, ऑल द स्टेट विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट टू गेन मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट, तो उसको लेके ये बात किया जा रहा है। इवन दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। अगर आप टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसी, जो हमारा फिस्कल टारगेट है वो 4.4% है जीडीपी का। ठीक है, और आपको इंक्रीज करना है रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर एस्टिमेट 2025-2026 के लिए, और कमिटमेंट करना है फाइनेंशियल कंसोलिडेशन विद क्लियर रोड मैप। ठीक है, तो इस सब को लेके बात किया जा रहा है। अगर आप टैक्स प्रपोजल की बात करें, जो हमने आपको बताया, इसमें 2-3 चीजें समझ लो कि नो टैक्स अप टू 12 लाख पर एनम। ठीक है, उससे पहले क्या था, 0 से 4 लाख इट विल बी नील, टैक्स था नील। 4 से 8 लाख इट विल बी 5%, 8 to 12 lakh it will be 10%, 12 to 16 lakh it will be 12%, 16 to 20 lakh, ठीक है, इसको that is called 15%, 12 to 16 is 15%, 15 to 20 lakh it is 20%, 20 से 24 lakh it is 25%, और 24 above that is more than 25%। तो पहला टैक्स रिजाइम ये था, और अभी क्या बोला गया, नो टैक्स फॉर इनकम ऑफ 12 लाख। तो मिडिल क्लास को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको क्या बोल रहा है कि आप सबसे ज्यादा सेव करो। ये देखो पुराना अभी इसमें लिखा हुआ है 0 to 4, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 30%। बट व्हाट हैपन, नो टैक्सेशन अप टू 12 लाख पर एनम एंड देयर विल बी स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर इनकम अप टू 12.75। अगर आपकी 12.75 लाख का पैकेज जाता है तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड एस्टिमेट 1 लाख करोड़ रेवेन्यू लॉस ड्यू टू टैक्स रिफॉर्म, और गवर्नमेंट को इतना लॉस होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका फायदा भी बताया है कि बहुत ज्यादा सेविंग्स होगी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, पब्लिक के हाथ में पैसा होगा, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये सारी चीजें इसमें बात किया गया है। तो दिस यू शुड बी रिमेंबर अबाउट ऑल दिस थिंग। ठीक है, तो टीडीएस एंड टीसीएस रैशनलाइज भी किया गया है। टीडीएस का जो इंटरेस्ट था सीनियर सिटीजन का वो इंक्रीज कर दिया गया है अप टू 1 लाख। टीडीएस ऑन रेंट हैज बीन रेज्ड टू 6 लाख फ्रॉम 2.4 लाख। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ अपडेटेड रिटर्न फाइलिंग टू 4 years फॉर एनी असेसमेंट ईयर्स। कंपाइलेशन सिंप्लीकेशन किया गया, सीनियर सिटीजन को टैक्स एग्जम्पशन देने की बात की जा रही है। इंक्रीज रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है कि आपके ऊपर टैक्सेशन कम किया जाएगा। जो चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का पीरियड था वो 5 से 10 साल कर दिया गया है। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट देने की बात भी की जा रही है। ठीक है, तो इस सब को लेके हमारा बजट हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया, आपको बजट के बारे में पूरी सारी चीजें बताई, क्या क्या हमारे पूरे बजट में किया जा रहा है। अगर आप बजट की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल क्या है, क्या क्या चीजें इसमें बात की जा रही है, तो क्या क्या सेक्टर स्पेसिफाई किए जा रहे हैं वो इसमें बात किया जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में। ठीक है, तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो हमसे लिया जाता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
तो हमने क्या किया, वी हैव रिमूव द 7 टैरिफ रेट्स, ठीक है, रैशनलाइज द कस्टम। कस्टम क्या होता है, जब भी कोई सामान बाहर से आता है तो कोई लगता है, तो हमने उसको टैरिफ को क्या रिमूव कर दिया गया है। अप्लाई मोर देन 1 सेस ऑन सरचार्ज, ठीक है, ये सारी चीजें हमने किया गया। अगर आप सेक्टर स्पेसिफाई की बात करें तो हमने क्या बोला गया, मेक इन इंडिया एक्सेप्शन टू ऑल सेल फॉर एलसीडी एलईडी टीवी लूम टेक्सटाइल, ठीक है, फॉर लिथियम आयरन बैटरी मोबाइल फोन, तो इसमें टैक्सेशन कम किया गया। अगर आप बात करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड लेदर प्रोडक्ट, तो इसमें कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन बनाई जाएगा, टाइम फिक्स किया जाएगा फॉर फाइनलाइजिंग द प्रोविजन असेसमेंट, तो इसको लेके बात किया जा रहा है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, बहुत ही एक टैक्स रिफॉर्म को लेके इसमें बात किया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके भी काफी ज्यादा रिफॉर्म की बात की जा रही है। कस्टम टैरिफ की बात की जाए तो दे हैव रिमूव द 7 टैरिफ, ठीक है, रिडक्शन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो भी हम सामान को जब हम बाहर से मंगाते हैं तो कुछ कस्टम ड्यूटी लगता है, उसको काफी हद तक कम करने की बात की जा रही है। रिडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरी, रिडक्शन ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी लगता था लिथियम आयन बैटरी में, उसको भी कम किया जा रहा है, ठीक है। ड्यूटी एडजस्टमेंट फॉर एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की बात की जा रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेके भी हमने बताया कि बेसिक कस्टम ड्यूटी फिक्स प्रोडक्ट पे, लेदर प्रोडक्ट पे भी कम कर दिया गया है, और फुल एग्जम्प्टेड किया है लाइफ सेविंग मेडिसिन पे फॉर कैंसर, रेयर डिजीज एंड क्रोनिक इलनेस, ठीक है। जो फुल एग्जम्प्टेड है बेसिक कस्टम ड्यूटी, जैसे मान लो मैंने कोई मेडिसिन मंगाई, तो मेरी मेडिसिन मान लो अमेरिका से आ रही है, तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी लग के और महंगा पड़ रहा है, तो वो लाइफ सेविंग वो मेडिसिन है, तो उस पर क्या है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, उसको पूरी तरीके से खत्म किया गया। सेम वे इन्होंने क्या बोला, दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द नेशनल एनर्जी मिशन। नेशनल एनर्जी मिशन का मतलब क्या है, तो बेसिकली दे वांट टू सेट अ लॉन्ग टर्म टारगेट टू हैव अ क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। उनके लिए इन्होंने एम्फसाइज किया है, दे एम्फसाइज फॉर व्हाट, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर and other advanced technology to diversify the India's energy mix, reduce carbon emission and ensure sustainable power generation। तो इसको लेके इन्होंने बात किया जा रहा है, और बजट इंट्रोड्यूस भी करता है नेशनल व्हाट एनर्जी मिशन को लेके। प्रमोट करना है एनर्जी को, किस तरीके से करना है, कार्बन एमिशन का रिडक्शन करना है, न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे एम्फसाइज करने की बात की जा रही है, उससे मैक्सिमम जनरेशन हमको इलेक्ट्रिसिटी की लेनी है। सेम बात करें स्टेट वाइज क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, बिहार में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, वेस्टर्न कोशी कैनाल बनाया जाएगा, मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, ये स्टेट स्पेसिफिक कोर एरियाज को लेके जो बजट में बात किया जाए। यूपी में क्या किया जाएगा, मेडिकल कॉलेज को एक्सपेंड किया जाएगा, सीट्स बढ़ाई जाएंगी, जल जीवन मिशन, हर एक घर में 100% पाइप वाटर जाएगा, टूरिज्म ग्रोथ को लेके बात की जाएगी। महाराष्ट्र में जो भी अर्बन चैलेंजेस है उसको लेके फंड की बात की जाएगी। गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। गिग वर्कर क्या होता है, गिग वर्कर होता है फॉर पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए हायर किया जाएगा, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाएगा, देन ही विल नॉट वर्क फॉर इट। सपोज व्हाट हैपन, मैं आया, मान लो आपको पढ़ाने आया, मुझे बुलाया गया, बजट पढ़ाओ, बजट पढ़ा के चले जाओ, तो और फिर बुलाया जाएगा, फिर बजट पढ़ाओ, फिर बजट पढ़ा के चले जाओ, तो मैं गिग वर्कर की काम कर रहा हूं, मैं टीचिंग का काम तो कर रहा हूं बट नॉट एज अ परमानेंट जॉब, ठीक है। तो मेरी कोई सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं, हेल्थ है, ठीक है, मेरी बेसिक नीड्स है, उसकी सोशल सिक्योरिटी को लेके बात किया जाएगा। नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी की बात किया जाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर की बात किया जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु में शिप बिल्डिंग क्लस्टर बनाया जाएगा, अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में हमको पता है बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है, ठीक है, लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है, तो उस तरीके से प्लानिंग को लेकर बात की जाएगा। गुजरात में मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, और नेशनल मरीन टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है जो कि लोथल में है, वो मैं देखा। न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन की बात किया जाएगा, क्योंकि गुजरात में हमारा इंडिजीनियस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, उसको बोलते हैं काकरापार न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। कर्नाटका एआई फॉर एजुकेशन सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किया जाएगा, पीएम फेलोशिप बनाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस साइंस की बात की जाएगा। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में वाटर सैनिटेशन डिजिटल बुक्स की जाएंगी तेलुगु लैंग्वेज में। राजस्थान में कॉटन प्रोडक्शन को एनहांस करने की बात की जाएगी, मेडिकल कॉलेज के एनहांसमेंट की बात की जाएगी। पंजाब एंड हरियाणा में पल्स मिशन है, पल्स को प्रमोट किया जाएगा, एनहांस क्रेडिट टू द फार्मर, फार्मर को लोन देने की बात की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में न्यू एरिया प्लांट बनाया जाएगा असम में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कमरूप असम में। ये बजट में बोला है कि आपके लिए हम क्या बनाएंगे, इसमें हम एक यूरिया प्लांट बनाएंगे, और फिशरीज डेवलपमेंट को लेके बात किया जाएगा। तो ये कुछ स्टेट रिलेटेड जो स्टेट में काम होने की बात की जा रही है कि स्टेट में क्या क्या यूनियन बजट में मेंशन था जिसको लेके बात की जाएगी, ये सारा चीज हमने जाना। तो ये था, हमने पूरी चीज जानी। अगर आप पूरे कंक्लूजन को समझोगे तो यूनियन बजट बेसिकली गिव यू द रोड मैप फॉर व्हाट, फ्यूचर बैलेंसिंग ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। मतलब सस्टेनेबल भी होना है, सस्टेनेबल मींस डेवलपमेंट
ठीक है, फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन। डेवलपमेंट भी होगा बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल, सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास की बात की जा रही है। अगर आप जनरली बात करें डेवलपमेंट पूरी यूनियन बजट की, तो आपने देखा एग्रीकल्चर पे बात की जा रहा है, एमएसएमई पे बात किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पे बात किया जा रहा है और एक्सपोर्ट पे बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से हमारी बात की जा रही है, किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे फ्यूल रिफॉर्म, इंक्लूसिविटी और हम विकसित भारत की तरफ जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे ब्रॉड प्रिंसिपल हैं विकसित भारत के वो हमने आपको बताया, जीरो पॉवर्टी, ठीक है, ठीक है, 100% ऑफ गुड एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फार्मर्स, देयर इज अन्नदाता, इस पे एम्फसाइज है। अगर आप बजट की बात करें तो बजट में पैसा आता कहां से और पैसा जाता कहां से, फ्रॉम वेयर द रुपीज कम एंड रुपीज गोस। तो ये हमें सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है, फ्रॉम वेयर द बजट द रुपीज कम्स एंड रुपीज गोस। तो पहला हमने बताया कि सबसे ज्यादा पैसा आता कहां से, तो वो हमको जानना है, फ्रॉम वेयर वी गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इनकम, और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का खर्चा कहां पर होता है। तो अगर आप बात करोगे तो फ्रॉम वेयर द रुपीज कम, इफ आई गो विद द रुपीज एंड ऑल, तो यू शुड बी रिमेंबर, तो हमारा जो बोरिंग है वो 24% है, फिर इनकम टैक्स 22% है, तो वो हमने जाना। फिर उसके बाद हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज पे टैक्स लगता है वो है। फिर हमारा जीएसटी है 18% और यूनियन एक्साइज ड्यूटी है दैट इज कॉल्ड 5%। तो ये सारी चीजें हैं जहां से हमारा पैसा आता है, मैक्सिमम चीजें आप बताएं। तो बोरिंग करके लगते हैं, फिर हमारा इनकम टैक्स है जो डायरेक्ट इनकम पे लगता है। ठीक है, अगर आप रुपए हमारा जाता कहां पर, मैक्सिमम हमारा कहां पर जाता है, तो हमको वो जाना है इंटरेस्ट पेमेंट पे। मतलब हमारा अगर हमने कोई पैसा लिया है तो हमारी लाइबिलिटी भी तो बनती है उसको देने की, तो हमारा लाइबिलिटी पे भी हमारा 20% पैसा जा रहा है, तो 20% हमारा पैसा जा रहा है लाइबिलिटीज पे। ठीक है, देन यू शुड बी रिमेंबर, फिर हमारा स्टेट शेयर जाता है, स्टेट शेयर एंड टैक्सेस पे आता है, स्टेट को कितना टैक्स देना है उस पे जाता है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट के अदर एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, उस पे भी पैसा जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे भी पैसा जाता है, गवर्नमेंट का 16%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे भी पैसा जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का पैसा जाता है। मान लो गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आए, तो गवर्नमेंट के 100 रुपए कहां से आए, तो मान लो बोरिंग से आ गए, टैक्सेस से आ गए, कॉर्पोरेशन टैक्स से आ गए, जीएसटी से आ गए। गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आए तो 100 रुपए गए कहां, तो ये बजट बताता है, फ्रॉम वेयर द रुपीज कम्स एंड रुपीज गोस। तो दिस यू शुड बी रिमेंबर। इतना चीज हमने बजट में डिस्कस किया। दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन बजट। So this is what the budget highlights: the rupees earned and rupees spent. Where does every penny comes and goes? कहां से पैसा आता है, कहां से पैसा पूरा जाता है, ये पूरा बजट में मेंशन है। तो आई विल शेयरिंग यू दिस पीडीएफ, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर भी करूंगा। तो बेसिकली केवल आपने 2-3 चीजें इसमें जानना है कि एक तो गवर्नमेंट के की फैक्टर्स क्या है, गवर्नमेंट का थीम क्या था बजट को लेके, सबका विकास, तो एम्फसाइजिंग फॉर व्हाट, बैलेंस ग्रोथ की बात की जा रही है फॉर ऑल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पीड स्पेसिफिक भी बजट है, कुछ स्टेट को लेके भी बात किया जा रहा है कि डिफरेंट स्टेट्स में क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहेंगे फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको लेके ये बजट रखा गया था। और बेसिकली ये मिडिल क्लास बजट था, फार्मर पे एम्फसाइज था, यूथ पे एम्फसाइज था, उसको लेके बात किया गया था। तो अभी हमने बजट की एक बेसिक टाइमलाइन आपको बताई कि बजट कहां से स्टार्ट होता है, बजट क्या होता है, तो ये सब हमने डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।